महिला केवल चूल्हे तक सीमित थी। अब वो महिला चूल्हे से निकलते हुए गैस और गैस से निकलते हुए वो महिला आज की तारीख में प्रधान जनप्रतिनिधि। उत्तराखंड की महिलाओं की जहाँ जहाँ उनका अपना अपना टैलेंट है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, तो मैं महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ। तो चाहे वो महालक्ष्मी किट हो, नंदा गौरा योजना हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, महिला पोषण योजना हो, बाल पोषण योजना हो, ये सारी योजनाएं अपने आप में इस तरह से कारगर सिद्ध हुई हैं, जिसके माध्यम से बालिकाओं का पैदा होने से लेकर उनका सुपोषण होने तक को हम लोगों ने सुनिश्चित करने का प्रयास। देश के उन 10 राज्यों में 8वां स्थान रखता है जहां पर बालिकाओं की संख्या बालकों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा, जिसमें सुधार किया गया। गोवा में लगभग 27वें स्थान पर थे 37 नेशनल गेम में, वहाँ हम 38वें नेशनल गेम में हम 7वें स्थान पर हम पायदान पे हम लोग आए। ये अपने आप में बताता है कि खेल के प्रति हमारे यहाँ के खिलाड़ियों में अद्भुत क्षमता है। उसको निखारने का अवसर, लगातार उनको कैंप देने का अवसर, लगातार उनको चाहे इक्विपमेंट देने का अवसर जो डिपार्टमेंट ने निर्णय करा, उसका फ़ायदा हमको 7वें रैंक पर आने को मिला। 2026 में हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी करते हुए देखेंगे। तो ये बताता है कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड प्रदेश अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर चुका है और रजत जयंती वर्ष में इस वर्ष उत्तराखंड सरकार कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। बात करेंगे महिला बाल विकास, खेल, युवा कल्याण की, तो खुद मंत्री जी रेखा आर्या जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, 25 साल पूरे हो चुके हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? महिला हैं, महिला विकास की जिम्मेदारी आप पे 25 साल में कहाँ पहुंचे हम? देखिए, इन 25 वर्षों में राज्य बनने के साथ में यदि हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि महिलाएं पहले के मुकाबले बहुत हद तक सशक्त हुई हैं, बहुत हद तक जागरूकता आई हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने स्वावलंबी होने के प्रति, अपने आत्मनिर्भर होने के प्रति वो सजग हुई हैं और वो आगे बढ़ी हैं। निश्चित रूप से कई मामले अभी भी चिंताओं में हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि उत्तराखंड जहाँ महिला केवल चूल्हे तक सीमित थी, अब वो महिला चूल्हे से निकलते हुए गैस और गैस से निकलते हुए वो महिला आज की तारीख में प्रधान जनप्रतिनिधि, आज की तारीख में वो विभिन्न सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज की तारीख में वो घर संभालने के साथ समाज के दायित्वों का भी निर्वहन कर रही हैं। तो मैं उत्तराखंड की महिलाओं की जहाँ जहाँ उनका अपना अपना टैलेंट है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, तो मैं महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ। और ये आगे बढ़ती हुई महिलाएं निश्चित रूप से इस संकल्प को पूर्ण होते हुए महसूस कर रही हूँ कि 2047 जब मिलेगा तो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं अपनी यात्रा चूल्हे से स्पेस तक की जो है ज़रूर करती होंगी, ऐसी दिखती होंगी। ये सपना है, तो मुझे लगता है कि सफरनामा में इस ओर आगे अग्रसर है जी। अच्छा मैम, अगर आपकी बात की जाए, आप खुद दूरस्थ जनपद का प्रतिनिधित्व करती हैं, लगता है हम महिलाओं को दूरस्थ इलाकों तक सभी सुविधाएं पहुंचाने में कामयाब रहे? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिले के बिल्कुल कोने वाले गांव की यदि हम बात करते हैं, एक तोक की बात करते हैं या सीमावर्ती क्षेत्र की बात करते हैं, तो आज उत्तराखंड बनने के बाद से और आज का आकलन करते हैं तो मैं देखती हूँ कि सड़कें बहुत पहुँच गई हैं। सभी के लिए मुख्य मार्ग से जुड़ना अब पहले के मुकाबले कम चुनौतीपूर्ण रहा है। मैं देखती हूँ पहले के मुकाबले शिक्षा भी महिलाओं के लिए और अधिक नज़दीक की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। तो महिलाएं, मैं कह सकती हूँ कि ये जो चाहे वो रोड के माध्यम से विकास हो, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से विकास हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से विकास हो, चाहे सरकार के द्वारा जो सपोर्टिव उनके साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है उसके माध्यम से उनका स्ट्रेंथन होना हो, तो मैं समझती हूँ कि दूरस्थ गाँव की महिलाओं ने भी अपनी स्थितियों में सुधार किया है। वो किसान के रूप में भी है तो भी मैं समझती हूँ किसान सम्मान निधि प्राप्त करते हुए अथवा किसानी में भी उन्होंने उसमें उन्नति और प्रगति करी है। तो 2000 से 2025 में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, जिसे मैं प्रगति की ओर ही देखती हूँ। अच्छा, बाल विकास विभाग भी आप देख रहे हैं, बालिका प्रोत्साहन को लेकर आपकी कई योजनाएं हैं। जो हमारा एक आंकड़ा है या सीधे तौर पर कहीं जेंडर जो गैप की बात होती है, क्या वो हम कॉम्पीट कर पाए हैं उन चीजों में? देखिए, जेंडर गैप मैं कह सकती हूँ पूरी तरीके से आज की तारीख में 1000 लड़कों के ऊपर 1000 लड़कियां तो नहीं है,
लेकिन ये कह सकती हूँ कि 2017 तक में जो स्थिति थी जेंडर गैप की, वो स्थिति ये थी कि हम 1000 लड़कों के ऊपर 835 के करीब हमारी लड़कियां हुआ करती थी, जिसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिसार से, हरियाणा से इस बात का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। इस लैंगिक असमानता को देखा गया, उसे पाटने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया और उसकी अवेयरनेस इस प्रकार से फायदेमंद रही कि आज वो लैंगिक असमानता कहीं ना कहीं पाटने की स्थिति में आई। राज्य सरकार ने भी, चाहे वो धामी जी के नेतृत्व में हो, चाहे पूर्व में 2017 से लेकर 2022 तक के कालखंड को यदि हम देखते हैं, तो चाहे वो महालक्ष्मी किट हो, नंदा गौरा योजना हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, महिला पोषण योजना हो, बाल पोषण योजना हो, ये सारी योजनाएं अपने आप में इस तरह से कारगर सिद्ध हुई हैं, जिसके माध्यम से बालिकाओं का पैदा होने से लेकर उनका सुपोषण होने तक को हम लोगों ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, जिसका परिणामगत आज ये है देखने को मिलता है कि आज 1000 बालकों के ऊपर हमारे यहाँ पर बालिकाओं की संख्या 960 के करीब पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक अच्छे संकेत है। और मैं ये चाहती हूँ, ये तो हालांकि प्राकृतिक चुनौतियां हैं कि एक लड़का होगा लड़की होगी, लेकिन पहले के मुकाबले मैं कह सकती हूँ कि स्थितियों में काफी हद तक सुधार हुआ। देश के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो उत्तराखंड देश के उन 10 राज्यों में 8वां स्थान रखता है जहां पर बालिकाओं की संख्या बालकों के मुकाबले में काफी अच्छा, जिसमें सुधार किया गया है। जी, उत्तराखंड को हम खेल भूमि भी बनाने की कवायद कर रहे हैं। आप खेल मंत्री हैं, लगता है कि हम इस दिशा में वाकई अच्छा काम कर रहे हैं कि हम आगे देवभूमि को खेल भूमि बना सकें? देखिए, हम उत्तराखंड में खेल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं या हम कैसा काम कर रहे हैं, ये काम के लिए तो सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं कि एक टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट हमने राष्ट्रीय खेल जो हमारे हुए थे, तब जो राष्ट्रीय खेलों में 38 नेशनल गेम जब हुए 2025 में ही, और जब ये आयोजन हुआ, इस आयोजन को लेकर आप लोगों के माध्यम से भी और विपक्ष के माध्यम से भी कई प्रकार की संदेह की स्थितियां भी थी कि एक छोटा सा राज्य है, अपनी क्षमताओं के अनुसार कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, सरकार की व्यवस्थाओं पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। तो और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय आयोजन को आपने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कवर किया है, आप लोग खुद हर जगह पे विजिट किए हैं और पूरा ये नेशनल गेम पहाड़ के कोने तक में भी पहुंचाने का काम हुआ है। और ये कितने, मतलब 15,000 लोगों की संख्या से में, जहां पर खिलाड़ी से लेकर देश भर के स्टाफ यहाँ पर, उनके साथ स्टाफ भी पहुंचे, कोच भी पहुंचे, टेक्नीशियन भी पहुंचे, और उसके बाद में भी खेल का आयोजन इतना बेहतरीन रहा और इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि जिन कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और बकायदा मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसको अमित शाह जी ने भी प्रशंसा करी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इस बात का उल्लेख करा, तो ये अपने आप में साफ इस बात का मोहर है कि पूरी पारदर्शिता के साथ में, अच्छी व्यवस्था के साथ में, खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन, जहां हम गोवा में लगभग 27वें स्थान पर थे 37 नेशनल गेम में, वहाँ हम 38वें नेशनल गेम में हम 7वें स्थान पर हम पायदान पे हम लोग आए। ये अपने आप में बताता है कि खेल के प्रति हमारे यहाँ के खिलाड़ियों में अद्भुत क्षमता है, उसको निखारने का अवसर, लगातार उनको कैंप देने का अवसर, लगातार उनको चाहे इक्विपमेंट देने का अवसर जो डिपार्टमेंट ने निर्णय करा, उसका फायदा हमको 7वें रैंक पर आने को मिला। और जिसके कारण से मैं कह सकती हूँ कि खेल भूमि के रूप में स्थापित होने का तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही नींव रख दी थी जब उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहीं से किया था, और अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम का समापन किया। तो उस समापन में भी हमने देखा होगा कि किस प्रकार से अमित शाह जी ने पूरे इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो मैं समझती हूँ कि ये बताता है कि खिलाड़ी भी कितना बेहतरीन प्रदर्शन किन अवसरों के कारण और अपनी मेहनत के कारण कर पाए, वो हमको देखने को मिला है। और ये क्रम हमारा लगातार, ऐसा नहीं कि वो नेशनल गेम हो गए तो उसके बाद से खत्म हो गया, लगातार हम देख रहे होंगे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार कोई ना कोई, चाहे वो एशियन चैंपियनशिप हो रही है, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, चाहे वो स्विमिंग की चैंपियनशिप हो रही है, वो लगातार जो है चैंपियनशिप नेशनल इंटरनेशनल होते रह रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि ये जो क्रम एक्टिविटीज का है ये बना रहे। और इसके साथ साथ में हम लोग पैरेलली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में समीक्षा बैठक करी थी, हम लोगों ने इच्छा भी व्यक्त करी थी कि इनको एकेडमीज के रूप में स्थापित कर लिया जाए।
तो उसको लेकर भी हम लोग सतत प्रयास में है। और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा सपना तो ये इस प्रदेश के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापन है। तो मैं समझती हूँ बहुत जल्द मैं आपको एक अच्छी खबर भी दूंगी कि जिस भूमि हस्तांतरण को लेकर हम लोग विगत कई समय से लगातार प्रयासरत थे, वो भूमि हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरांत से उसमें तेजी आई है। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि आप वो अच्छी सूचना सुनेंगे और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी होगी और 2026 में हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी करते हुए देखेंगे। तो ये बताता है कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर है। अच्छा दी, आप खेल भूमि की बात कर रहे हो, आप एज अ खेल मिनिस्टर संतुष्ट हैं अपने कार्यों से जो आपने किए अभी तक? देखिए, एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं कह सकती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना। किसी भी कार्य का फुल स्टॉप नहीं होता, समय के साथ तो चुनौतियां आती है, समय के सामने तकनीक बदलती है, समय के अनुसार में एडवांस होना पड़ता है, वो तो हमेशा सतत क्रम चलता रहेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो गैप थे वो मैंने भरने की कोशिश करी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही। चाहे वो 4% रिजर्वेशन देने का हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को वो करके दिया, चाहे आउट ऑफ 10 जॉब है वो हम लोगों ने करके दिया, जो अपने आप में सारे इस नेशनल प्लेयर्स में अब की बार में यही जोश था कि हमें नेशनल में मेडल लेके आना है और हमें जो है जॉब प्राप्त करनी है और फिर आगे की हमें भविष्य की तैयारियां करनी। तो एक इंस्पिरेशन जो ना बेसिक जो माँ बाप कहते हैं कि भाई आप खेल के आखिर मेडल ले लोगे फिर उसके बाद में क्या होगा, तो वही उसका समाधान आउट ऑफ 10 के माध्यम से दिया है, उसका समाधान हमने 4% के माध्यम से दिया है, उसका समाधान हमने नगद इनाम धनराशि के माध्यम से दिया है। तो जब उनके सामने एक विजन और एक एम और एक गोल जब निर्धारित कर दिया है तो मुझे लगता है कि ये एक बेसिक और बहुत ही बुनियादी मतलब जिसे कहना चाहिए निर्णय होने चाहिए थे, वो किए गए हैं। इसलिए मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि कुछ गैप मैं भर पाए और निश्चित रूप से समय की चुनौतियां वो आने वाले समय में चुनौतियों के अनुसार उसमें भी भविष्य में निर्णय लेते रहेंगे। जी अच्छा जी, आप महिला मंत्री हैं, कई तरह की आलोचनाएं आपको सामने आई होंगी, क्या लगता है आपको कुछ ऐसा विपक्ष की तरफ से, पब्लिक की तरफ से कि भाई आप कैसे करोगे इन चीजों को, आप कैसे संभालोगे, तो ऐसा भी कुछ रहा? हाँ जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि महिला मंत्री होने के नाते यदि मैं 2017 से देखती हूँ तो शुरुआत में तो क्योंकि महिलाओं की क्षमताओं को लेकर कई बार जो है संदेह की स्थिति बनाई जाती है या मानव के स्वभाव में बना हुआ है कि महिलाएं कम क्षमतावान होती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ में जब परिस्थितियां जब यही आकलन की भैया क्षमता कैसी है, कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, विधानसभा सत्र चल रहा है, आएगा उत्तर नहीं आएगा उत्तर, कई सारी चीजों से जब परिस्थितियां आती रही और चुनौतियों को पार पाते रहे तो मुझे लगता है कि ये जो सामने वाले की सोच है कि आप नहीं कर पाएंगे तो वही सबसे ज्यादा ताकत देती कि हमने यही चीज जो है हमने करके दिखाना है। और वो जब वो करके दिख जाता है तो मुझे लगता है कि ये अवधारणा भी धीरे धीरे खत्म हो गई कि महिलाओं की क्षमताओं पे कोई प्रश्न लगाना, मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे चाहे वो समाज में हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो कोई अन्य हो, मुझे लगता है कि ये प्रश्न वहीं पे अब खत्म हो जाता है। इनफैक्ट अब महिलाओं की क्षमताओं पे ज्यादा भरोसा और ज्यादा जवाबदेही में उनकी काम को अब देखा जाता है। मैं समझती हूँ इस अवधारणा में मुझे जो है अपने चाहे विपक्षी साथियों से चाहे अपने सामाजिक रूप से मुझे बल ही मिला है। अच्छा, सामाजिक कार्यों में आप ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, परिवार को कैसे फिर समय दे पाना मुश्किल होता है? देखिए, निश्चित रूप से ये थोड़ा सा पारिवारिक प्रबंधन भी करना होता है और परिवार जो है एक दूसरे के सहयोग के साथ में ही चल पाता है। इसमें मैं अपने बच्चों का भी और अपने हस्बैंड को भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां होती है उनकी ओर से भी एक सहयोग प्राप्त होता है और उसी मनोबल के साथ हम काम भी कर पाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यदि हम एक 100% घरेलू महिला रहते हुए एक समय देना और एक कामकाजी महिला के रूप में समय देने में थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन फिर भी हमारी ओर से पूरी कोशिश होती है, परिवार का सहयोग भी रहता है कि अपने दायित्वों का भी निर्वहन हो और पारिवारिक कर्तव्य का भी निर्वहन हो, दोनों को सामंजस्य बनाकर निर्वहन किया जाता है। अच्छा मंत्री, लास्ट सवाल, 25 साल हम देख चुके हैं उत्तराखंड किस स्थिति में है, कहाँ पहुंचा है, आगे का कुछ एज अ मिनिस्टर आपने कुछ सेट किया है कि आप मंत्री हैं, आपको ये चीज आगे और बढ़ानी है? लास्ट। हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के हिसाब से हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिस महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से, चाहे वो स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो खाद्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो यूथ के दृष्टिकोण से हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस किस स्टेट में चल रहे हैं और यदि उस स्टेट में चल रहे हैं तो हम कहाँ पर खड़े हैं। फिर उसके बाद में ये स्थिति होती है कि किस देश में चल रहे हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ये आकलन जो है समय के साथ में चलता रहता है और हमारी ये कोशिश होती है कि हम महिलाओं को हों या बुजुर्गों को हों या युवाओं को हों या बालिकाओं को हों, क्योंकि मुझे 2047 में विकसित भारत की ओर हमें आगे बढ़ना है, तो मुझे उस स्टेज तक ले जाना है। तो ये सपना खेल के रूप में भी ओलंपिक में हम जाएं, ये हमारा सपना है।
मेरा सपना है कि मैं हमारी मातृशक्ति जो है आज यदि चूल्हे से यदि वो उसमें चेंज में आई है तो वो स्पेस में जाए, ये मेरी इच्छा है। वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, हम उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं, संबंधित विभाग भी काम कर रहे हैं। तो ये बुजुर्ग है, वो बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ वो जमाना हम देखें कि जहाँ पे ताला लगाने की आवश्यकता ना पड़े, हम उस और जो है वो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने समाज को और अपने यूथ को हम जो है वो आगे ले जाना चाहते हैं, और उसी दिशा में जो है भविष्य की योजनाएं भी निर्मित होंगी और अब तक में बनाई गई हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्या जी ने हमसे बातचीत की है और उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष में है, पिछले 25 सालों में क्या कुछ हमने किया, और जिस तरह से खुद मंत्री जी ने बात कही है कि आगे उनके क्या सपने हैं, जिसकी तैयारी एज अ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने देख लिया है। वो सपना कि 2047 अगर हम देश को विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हमको किस तरह करनी होगी। महिलाओं की बात हो, खेलों की बात हो, बुजुर्ग, बच्चों, सभी का भविष्य कैसे संवारा यहाँ पर जा सकता है, उन सभी चीज़ों को लेकर प्लानिंग है, विस्तृत तौर पर उस पर काम हो रहा है, और जिसको लेकर खुद कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्या ने अपना सपना भी हमारे साथ साझा कर दिया है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। महिला केवल चूल्हे तक सीमित थी, अब वो महिला चूल्हे से निकलते हुए गैस और गैस से निकलते हुए वो महिला आज की तारीख में प्रधान जनप्रतिनिधि। उत्तराखंड की महिलाओं की जहाँ जहाँ उनका अपना अपना टैलेंट है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, तो मैं महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ। तो चाहे वो महालक्ष्मी किट हो, नंदा गौरा योजना हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, महिला पोषण योजना हो, बाल पोषण योजना हो, ये सारी योजनाएं अपने आप में इस तरह से कारगर सिद्ध हुई हैं, जिसके माध्यम से बालिकाओं का पैदा होने से लेकर उनका सुपोषण होने तक को हम लोगों ने सुनिश्चित करने का प्रयास। देश के उन 10 राज्यों में 8वां स्थान रखता है जहां पर बालिकाओं की संख्या बालकों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा, जिसमें सुधार किया गया। गोवा में लगभग 27वें स्थान पर थे 37 नेशनल गेम में, वहाँ हम 38वें नेशनल गेम में हम 7वें स्थान पर हम पायदान पे हम लोग आए। ये अपने आप में बताता है कि खेल के प्रति हमारे यहाँ के खिलाड़ियों में अद्भुत क्षमता है, उसको निखारने का अवसर, लगातार उनको कैंप देने का अवसर, लगातार उनको चाहे इक्विपमेंट देने का अवसर जो डिपार्टमेंट ने निर्णय करा, उसका फ़ायदा हमको 7वें रैंक पर आने को मिला। 2026 में हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी करते हुए देखेंगे। तो ये बताता है कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर है।